ईस्टर्न का विश्लेषण डेविड ईस्टर्न का विश्लेषण, अब मैं कुछ लाइनें लिखते जा रहा हूं, एक बार फिर समझेंगे। विश्लेषण मानता है कि डेविड ईस्टर्न का विश्लेषण मानता है कि समाज स्वयं में एक व्यवस्था है जिसमें अनेकों उपव्यवस्थाएं मौजूद हैं। अनेकों उपव्यवस्था विद्यमान है, ठीक है, उपव्यवस्था सब सिस्टम्स, ठीक है। ईस्टर्न का विश्लेषण 4 मूल तत्वों पर आधारित है। पहला है व्यवस्था, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है अनुक्रिया और चौथा है पुनर्निवेशन या प्रतिसंभरण पाश, है ना। समझने का प्रयास करेंगे। ईस्टर्न का जो विश्लेषण है वो 4 मूल तत्वों पर आधारित है। एक है व्यवस्था, एक है पर्यावरण, एक है अनुक्रिया, एक है पुनर्निवेशन, इसको फीडबैक बोलते हैं, प्रतिसंभरण पाश। और ईस्टर्न ये खुद कहते हैं कि ये जो 2 तत्व हैं, व्यवस्था और पर्यावरण, ये तो राजनीतिक व्यवस्था उपागम में पहले से चले आ रहे थे, हम इसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 तत्व हैं ये विशेषकर ईस्टर्न ने डेवलप किए हैं, ध्यान रखिए। इसलिए ईस्टर्न का योगदान इन तत्वों पे बहुत ज्यादा है, अनुक्रिया और पुनर्निवेशन, प्रतिसंभरण पाश। ध्यान रखिए जो लाइन में कह रहा हूं, ये 2 जो पक्ष हैं, व्यवस्था और पर्यावरण, ये पहले से डेवलप थे। इनमें ईस्टर्न ने इनमें अपने विचार जरूर रखे, लेकिन ये पहले से डेवलप हो चुके थे। अनुक्रिया रेस्पॉन्स बोलते हैं इंग्लिश में, और पुनर्निवेशन या प्रतिसंभरण पाश, जिसको फीडबैक लूप बोलते हैं, ये 2 विशेष डेवलपमेंट है ईस्टर्न की रिसर्च, ठीक है। तो एक तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन कभी आ जाए तो इसको हमें इनकी तुलना में ज्यादा महत्व देना, अगर वो पेपर बनाने वाले इस तरह की अपेक्षा हमसे करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं अभी, ठीक है। ईस्टर्न का जो विश्लेषण है उसको हम थोड़ा सा एक चित्र बनाकर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चित्र कई प्रकार से बन सकता है, इसका अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जाता है। हम उसको समझने के क्रम में, क्योंकि चित्र तो नहीं पूछता है पेपर में, लेकिन चीजें इस चित्र से थोड़ा समझ में जल्दी आ जाती हैं, ठीक है। ये सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, पूरा समाज, जिसे हम समाज कहते हैं। अब समाज के अंतर्गत देखिए परिवार भी आ जाते हैं, शिक्षण संस्थाएं भी आ जाती हैं, धार्मिक संस्थाएं भी आ जाती हैं, मंदिर भी, मस्जिद भी, चर्च भी, गुरुद्वारे भी, अन्य पूजा स्थल भी, सार्वजनिक विचार विमर्श के मंच भी आ जाते हैं। इसे सामाजिक व्यवस्था कह क्यों रहे हैं ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। समाज जिसे बोलते हैं उसे यहाँ सामाजिक व्यवस्था कहा गया, और सामाजिक व्यवस्था में परिवार उसकी प्राथमिक इकाई होता है, हम जानते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, ठीक है, और चाहे वो कोई NGOs हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, ठीक है, कहीं कोई व्यावसायिक संगठन है, कहीं कोई उपभोक्ताओं के संघ हैं, कहीं उत्पादकों के संघ हैं, कोई व्यापारियों के समूह हैं, कोई कृषकों के समूह हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये समाज की व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं। तो समाज एक सबसे बड़ी इकाई है। हमने कहा बेसिक एक इकाई देखनी पड़ेगी, तो ईस्टर्न भी कह रहे हैं सामाजिक व्यवस्था एक बड़ी व्यवस्था है। इसके भीतर कई उपव्यवस्थाएं होती हैं, कुछ का वो जिक्र करते हैं। तो जैसे उपव्यवस्थाओं को हम मान लीजिए एक उपव्यवस्था ये ले लेते हैं, एक उपव्यवस्था ये ले लेते हैं, एक उपव्यवस्था ये ले लेते हैं, और एक उपव्यवस्था ये ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये उपव्यवस्था आर्थिक उपव्यवस्था हो गई, ठीक है, आर्थिक उपव्यवस्था, और ये हो गई सांस्कृतिक उपव्यवस्था, ठीक है, और ये हो गई धार्मिक उपव्यवस्था,
और ये हो गई राजनीतिक उपव्यवस्था। ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो सामाजिक व्यवस्था है ये 4 उपव्यवस्थाएं, बहुत सारी उपव्यवस्थाएं होंगी, मैं केवल इस चित्र में, हमारी एक सीमा है समझाने की चीज को, तो हमने इस चित्र में 4 उपव्यवस्थाओं का जिक्र किया। सांस्कृतिक उपव्यवस्था, और जिसके अंतर्गत रीति रिवाज आ सकते हैं, कोई पारिवारिक संदर्भ आ सकते हैं, कोई हम कह सकते हैं जैसे किसी प्रकार के त्योहार उत्सव हैं वो मनाए जाते हैं, है ना, सांस्कृतिक संदर्भ आ गया। धार्मिक में धर्म से रिलेटेड जो पूजा पाठ हैं, कर्मकांड हैं, विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक सभा सम्मेलन इत्यादि हैं, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जैसे विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, बाजार की गतिविधियां हैं, महंगाई है, खुदरा बाजार है, शेयर बाजार है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें आर्थिक उपव्यवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, और राजनीतिक उपव्यवस्था में क्या आ जाते हैं, राज्य आ जाता है, सरकार आ जाता है, कानून आ जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आ जाता है, राजनीतिक दल हैं। दबाव समूहों को एक्चुअली क्या होता है कि कई कैटेगरीज दे सकते हैं। कुछ दबाव समूह धार्मिक उद्देश्यों पे काम कर सकते हैं, कुछ दबाव समूह जो है सांस्कृतिक उद्देश्यों पे हो सकते हैं, कुछ दबाव समूह आर्थिक हो सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारियों का कोई संघ है, जैसे फिक्की, एक नाम सुना होगा आपने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब वो एक दबाव समूह है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी हो गई, आर्थिक हो गई, वो आर्थिक दबाव समूह है। सरकार जब भी कोई आर्थिक मसलों पर नीतिगत फैसला लेती है तो फिक्की की राय, या CII जो होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ या भारतीय उद्योग महासंघ, ये दबाव समूह के रूप में हम इनकी भूमिका निर्धारित कर सकते हैं। ये आर्थिक हो गए, है ना। मैं उदाहरण देके चल रहा हूं एक एक चीज, तो आप ध्यान रख सकते हैं, आप खुद लिख सकते हैं इन चीजों, कहीं दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखते हैं तो ये ध्यान रहेंगे, बार बार सुनिए इसको, बार बार देखिए। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपव्यवस्था का उदाहरण दिया मैंने, विभिन्न प्रकार के कोई रीति रिवाज हैं, कोई कल्चर से रिलेटेड कोई अन्य कोई चीजें आ रही हैं, कोई मान लीजिए सभ्यता से रिलेटेड कोई बातचीतें हो रही हैं, ठीक है, किसी प्रकार के सांस्कृतिक तंत्र यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई शैक्षणिक संदर्भ भी इसमें लाया जा सकता है, क्योंकि सांस्कृतिक तत्वों को शैक्षणिक व्यवस्था के साथ ये जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कोई गीत संगीत की व्यवस्थाएं हैं, है ना, जैसे मान लीजिए बॉलीवुड है ना, फिल्म जगत, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, सांस्कृतिक उपव्यवस्था में आ गया। ठीक है, ये बॉलीवुड हो गया, तो ये सांस्कृतिक उपव्यवस्था में आ गया, है ना। तो क्योंकि बॉलीवुड अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब इंडस्ट्री ही है, मान लीजिए हजारों करोड़ का बिजनेस वो साल भर में देते हैं। ठीक है, और समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और समाज में जो घटनाएं घटित हो रही होती है, बॉलीवुड उसको मूवी के रूप में दिखाने में भी यकीन करता है। समझ रहे ना ये चीज, है ना। तो ये सांस्कृतिक व्यवस्था। और आर्थिक का मैंने उदाहरण दे दिया। धार्मिक का उदाहरण मैं बता ही रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक संस्थान हैं, रिलीजियस जो सभा सम्मेलन वगैरह होते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के, जैसे कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो कुंभ जो एक धार्मिक प्रकार की उपव्यवस्था आ गई। ठीक है ना, एक बहुत बड़ी, उसमें राज्य की सारी मशीनरी इन्वॉल्व होगी, उसमें अर्थतंत्र भी इन्वॉल्व होगा, पर्यटन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, तो समाज के भीतर ही तो हो रहा है सारा काम। ठीक है, ध्यान रखिए। और राजनीतिक व्यवस्था ने बताया कि राज्य भी है, सरकार भी है, इसमें कानून भी है, नियम भी है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल भी, क्योंकि राजनीतिक दलों की मूल प्रकृति राजनीतिक होती है। ध्यान रखिए, दबाव समूह राजनीतिक और अराजनीतिक या गैर राजनीतिक के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। दबाव समूह की प्रकृति राजनीतिक नहीं होती है, वो तो राजनीतिक अगर हो गई तो फिर वो उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है उनका, राजनीति को प्रभावित करना हो सकता है, लेकिन वो राजनीतिक होती नहीं है उनकी प्रकृति विशुद्ध रूप से, क्योंकि राजनीतिक जैसी हुई वो फिर राजनीतिक दल के रूप में उनको प्रस्तुत होना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये राजनीतिक उपव्यवस्था है, ईस्टर्न कहते हैं। अब ईस्टर्न साथ में बहुत अच्छी बात कहते हैं, ईस्टर्न कहते हैं कि भले बहुत सारी उपव्यवस्थाएं हैं, ध्यान दीजिए, ईस्टर्न कहते हैं कि भले बहुत सारी उपव्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारी उपव्यवस्थाओं के मौजूद होने के बावजूद जो राजनीतिक उपव्यवस्था है ना, वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि वो हर प्रकार की, फिर से बोल रहा हूं, राजनीतिक उपव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो हर प्रकार की व्यवस्था का निर्देशन कर सकती है, उसे नियंत्रित कर सकती है और उसे आदेश दे सकती है ना। मैं एक लाइन यहां पर लिखता हूं, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है इसमें। अभी फिर से उस डायग्राम पर लौटेंगे हम लोग। ईस्टर्न का अभिमत है कि, अभिमत होता है उसका विचार, उसका विश्लेषण, उसकी राय। ईस्टर्न का ओपिनियन बोल देते हैं कई बार। ईस्टर्न का अभिमत है कि राजनीतिक उपव्यवस्था होने के बावजूद, उपव्यवस्था होने के बावजूद
अन्य व्यवस्थाओं तथा उपव्यवस्थाओं को निर्देशित, नियंत्रित करती है, क्योंकि राजनीतिक उपव्यवस्था, यहां उपव्यवस्था ही लिख रहे हैं, ब्रैकेट में व्यवस्था लिख रहा हूं मैं, अभी समझेंगे। क्योंकि राजनीतिक उपव्यवस्था के पास आधिकारिक, अथॉरिटेटिव, आधिकारिक या वैध बाध्यकारी, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है साहब, वैध बाध्यकारी शक्ति होती है। एक बार लाइन देख लेते हैं। ईस्टर्न का मानना है कि राजनीतिक उपव्यवस्था होने के बावजूद अन्य व्यवस्था और उपव्यवस्थाओं को निर्देशित भी करती है, डायरेक्ट भी करती है, नियंत्रित, कंट्रोल भी करती है, अधीक्षण भी करती है, सुपरवाइज भी करती है। ठीक है, क्यों कर पाती है? क्योंकि राजनीतिक उपव्यवस्था, जिसे ब्रैकेट में व्यवस्था लिखा, उसके पास आधिकारिक, अथॉरिटेटिव, वैध बाध्यकारी है ना, वैधता उसका सर्वप्रमुख लक्षण है राजनीतिक व्यवस्था का। क्योंकि जो वैधता है उसी के कारण शक्ति जो है वो सत्ता बनी है। ठीक है, वैधता का शक्ति में जब संयोजन हो जाता है तब वो सत्ता, और सत्ता का मतलब होता है उच्चस्थ द्वारा या उच्चतर द्वारा निम्नस्थ या निम्नतर को दिया गया ऐसा आदेश या ऐसी कोई कार्यवाही जिसे निम्नस्थ या निम्नतर केवल इस कारण से स्वीकार कर लेगा कि जिसने आदेश दिया है उसके पास ऐसा आदेश देने की वैध बाध्यकारी शक्ति है। तो वैधता, जिसे हम औचित्य पूर्णता भी बोलते हैं, लेजिटिमेसी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, उस वैधता भले वो जन समर्थन से हासिल की गई हो या कानूनी उपायों से हासिल की गई हो। ठीक है, वैधता या औचित्य पूर्णता भले जन समर्थन से हासिल की गई हो, चुनाव में वोट से हासिल की गई हो, बहुमत से हासिल की गई हो, या वो कानूनी नियमों से हासिल की गई हो। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों से हासिल की गई हो। तो वो जो कानूनी बाध्यकारी सत्ता है ना साहब, जिसे वैधता हम बोल रहे हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था के पास मौजूद है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था एक उपव्यवस्था होने के बावजूद, कैसी उपव्यवस्था थी? जैसे धार्मिक थी, सांस्कृतिक थी, आर्थिक थी, वैसी उपव्यवस्था होने के बावजूद भी ये एक पूर्ण व्यवस्था का गुण अपने भीतर रखती है। और इसी कारण ईस्टर्न ये कहते हैं, एक लाइन और लिखते हैं, इसी कारण राजनीतिक व्यवस्था एक पूर्ण और स्वायत्त तंत्र को भी प्रस्तुत करती है। ठीक है, पूर्ण और स्वायत्त, ये स्वायत्त शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ईस्टर्न के विश्लेषण में। ठीक है, एक बार इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।